नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने बजट की तकरीर के शुरू में कुछ इस तरह से कहा। उनका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान की मईशत की जो कश्ती है उसे पार लगा दिया गया, उसे मंझधार से निकाल दिया गया। मैंने तो जितनी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी थी मुझे भूल चुकी है, लेकिन यहाँ आते हुए लोगों ने मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा पाकिस्तानी घराना जिसमें मियाँ बीवी मिलकर 20-22 हज़ार रुपये कमाते हों, अगर 13 हज़ार रुपये आपने इनकम रखी है एक शख्स की, तो फिर उस घराने को आज हुकूमत के इस बजट से किस किस्म की रिलीफ मिली है, ये वो बुनियादी सवाल है जिसे हम अपने सामने रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं PMLN की तरफ से बिस्प की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन जनाब मोहतरमा मारवी मेमन साहिबा, वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे फ़ोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब जहांगीर तरीन साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता दिन तहरीक इंसाफ का शैडो बजट भी पेश किया। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा वार्म वेलकम। मुझे लाहौर से वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इकरामुल हक, जो पाकिस्तान के मुमताज़ टैक्स कंसल्टेंट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और मुझे कराची से पाकिस्तान के मुमताज़ बिजनेसमैन अकील करीम डेडी साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि सिक्योरिटीज़ के कारोबार में पाकिस्तान में बहुत ही मुमताज़ शख्सियत हैं। मैं अगर डिस्कशन का आगाज़ एक बुनियादी सवाल से आप बताना चाहेंगी सैलिएंट फीचर्स? देखिए, इतने ज्यादा हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूं? आप तीन हमें बता दें इस बेसिक सवाल का। बेसिकली जब पुअर की बात आती है, बुनियादी घराना ज़हन में रख लीजिए जिसके 20,000 आमदनी है, उसको आपने क्या दिया? रिलीफ टू द स्मॉलेस्ट टैक्स पेयर्स, उसको 5% उसका जो रेट है उसको कम करके 2% पे ले आए। ठीक, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, इससे ज्यादा तो मतलब कट किया है, 3% कट किया। एक तो ये पॉइंट हो गया, एक नहीं है, 1000 पॉइंट्स। मैं बात करना चाह रही हूँ प्रो पुअर की। या तो प्रो पुअर होता है या तो प्रो रिच होता है। रिच के ऊपर तो सुपर एक टैक्स लगाया है ताकि वो पे करें। 200 कुछ लोग रिचेस्ट लोग होंगे पाकिस्तान के जो पे करेंगे वन टाइम टैक्स TDPs के लिए, टेम्परेरीली वो किस शरह से लगाया है आपने? वो 3% उस पे लगाया है। उनकी सालाना आमदनी कितनी है? 5 करोड़ या 50 करोड़? 500 मिलियन, 50 करोड़। सो वो उससे क्लियर हो जाता है कि किस डायरेक्शन में जा। अब बात करते हैं बिस्प की। बिस्प का जो है उसका बजट 5 बिलियन से इंक्रीज किया गया, फ्रॉम 97 to 102 बिलियन रुपीस। इसके साथ साथ काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है PSDP की। जब PSDP की इंक्रीज होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे, एनर्जी पे काफी फोकस हो रही है। आई मीन देयर इज अ होल लिस्ट। यूथ प्रोग्राम में पैसे रखे गए हैं, 50,000 इंटर्नशिप्स, रोजगार रोजगार रोजगार। सो बेसिकली 2 साल हुकूमत के इट वाज टू कंसोलिडेट, टू स्टेबलाइज कर दिया। अब हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। जहांगीर तरीन साहब, आपने कल शैडो बजट भी प्रेजेंट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आप जो बजट आया है इसहाक डार साहब की तरफ से, इस पे बुनियादी तनकीद आपकी क्या है? 3 बड़ी तनकीद आपकी क्या है? 3 पॉइंट्स क्या हैं? सर, मेरी तनकीद तो बुनियादी ये है कि ये एक रिवायती बजट है, इसमें कोई तब्दीली की नज़र, कोई रोशनी नहीं है। ये एक पुराने पाकिस्तान का बजट है। इसी तरह की चीज़ें हैं कि जी 2 अरब इधर चला गया, 1 अरब उधर दे दिया, आधा फीसद यहाँ बढ़ा दिया, 2% वहाँ कम कर दिया। ये पाकिस्तान में जो आपको ज़रूरत है आजकल 21वीं सदी में, इसमें मुल्क को की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए उसमें से एक बात भी नहीं की गई। हमने अपने शैडो बजट में क्या कहा है? हमने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हमने रीमॉडल करना है, हमने इनडायरेक्ट टैक्सेशन को ख़त्म करना है, कम करना है और डायरेक्ट टैक्सेशन में जाना है। और हमने सबसे पहले कहा है कि हम सेल्स टैक्स की शरह को 17% से 12.5% पे लेके आएंगे, यानी कि तमाम वो लोग जिनका आपने जिक्र किया है, जो रोज़मर्रा अशिया की ज़रूरत की अशिया लेने बाज़ार जाएंगे, उनके लिए 4.5% कमी हो जाएगी खर्चे में। इसके अलावा हमने कहा है कि जनरल सेल्स टैक्स की शरह जो 17% है उसे 12% के करीब लाने की कोशिश होनी चाहिए थी। 12.5% और डीजल के ऊपर इन लोगों ने 34% सेल्स टैक्स लगाया हुआ है। जब वो 12.5 पे आएगा तो डीजल की कीमत यकदम 18 रुपए फी लीटर कम हो जाएगी, जिसका पूरी इकोनॉमी में एक ज़बरदस्त किक स्टार्ट इफेक्ट जाएगा। काश्तकार खुश होगा, ज़मीन अपना इंडस्ट्रियलिस्ट खुश होगा, ट्रांसपोर्टर खुश होंगे और जो महंगाई है उसकी शरह कम होगी। ये तरीके हैं मैक्रो तरीके जिनसे इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये एक नया पाकिस्तान बनाने के तरीके हैं। इसके अलावा GIDC को हमने कहा है रिजेक्ट करते हैं, हम उसको हम 0 पे लेके आ जाएंगे, जिससे 145 अरब रुपए का बर्डन
جو یہ لوگ ڈال رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر، جہانگیر ترین صاحب، اگر آپ اس طرح سے برڈن کم کریں گے اور ٹیکسز میں کمی کریں گے تو آپ وہ پیسہ کہاں سے اکٹھا کریں گے جو کہ حکومت کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے؟ معید، کاش کہ آپ کل شیڈو بجٹ کی بریفنگ میں ہوتے. ہمارے پاس پوری اس کی وہ ہم نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہوئی ہے. یہ میرے پاس ایکسل اسپریڈ شیٹس ہیں کم از کم 50 پیجز کی، جس کی پیچھے سے ورکنگ ہے اس کی. میں آپ کو موٹی بات بتا دیتا ہوں. 32 لاکھ لوگوں کی فہرست ہے نادرا کی. وہ لوگ جو کہ عیاشی کرتے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس ایک سے زیادہ ہیں، بینک اکاؤنٹ ایک سے زیادہ ہیں، اور سال میں 5-6 دفعہ ملک سے باہر جاتے ہیں اور ٹیکس زیرو دیتے ہیں. اس فہرست کے پیچھے ہم جائیں گے. اس میں سے ہم نے بڑا طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ 32 لاکھ کی فہرست ہے. لیکن ترین صاحب، آپ نے ابھی سنا نا کہ ماروی میمن صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو سپر رچ ہے اس پہ ایک خاص ٹیکس اس دفعہ لگایا گیا ہے، جن کی 500 ملین یہ ان کو سمجھ آمدنی ہے سال. یہ میں معذرت کے ساتھ ماروی بی بی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ایک انہوں نے اناؤنس کیا تھا آتے ساتھ کہ جی جو کارپوریٹ ٹیکس کی شرح ہے اس کو ہم 35% سے ہر سال 1% کم کریں گے. اس کو وہ لے آئے ہیں 31% پہ اس سال، مگر ساتھ ہی 3% کا سپر ٹیکس لگا دیا انہی لوگوں کے اوپر جن سے ٹیکس واپس انہوں نے کم کیا تھا. تو یہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے لیتے ہیں. اور یہ انہوں نے 200 افراد پہ نہیں لگایا، انہوں نے پاکستان کے تمام کارپوریٹ سیکٹر پہ لگایا ہے، ان لوگوں پہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کر کے اس ملک کے لیے جاب کریشن کرنی ہے، ان لوگوں کے اوپر جو اس کی معیشت کے پہیے کو گھمانے میں ان کا کی رول ہے. ان سے ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے واپس لے لیا ہے. یہ ایک عجیب قسم کی بجٹ ہے. جواب دینا چاہوں گی. جی وہ جواب دینا چاہ رہی ہے، ذرا آپ ریسپونڈ کر لیں، پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ جو روایتی کرٹیسزم ہے اس سے بھی ہم کافی بیزار آ چکے ہیں. جب کہتے ہیں نا یہ روایتی بجٹ ہے، آپ جب میں نے پلیز آپ کو جے کے ٹی صاحب، میں نے آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. یو کوائٹ سینئر، آئی ڈنٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو. پلیز اگر آپ میری بھی تھوڑی سن لیں. میں صرف آپ نکال لیں اسپیچز ساری اپوزیشن کی، یہ روایتی بجٹ ہے، یہ روایتی بجٹ ہے. تو بھائی اگر روایتی بجٹ ہے تو یہ جو جتنے بھی 674 پیجز میں جتنے بھی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ نئی ہیں، وہ پچھلے سال نہیں آئی تھیں. جو پچھلے سال آئی تھیں ان کا حساب کتاب دیا گیا ہے. فار ایگزامپل ایگریکلچر کی سائٹ پہ اگر ٹیکس ہالیڈے دی گئی ہے ایگریکلچرل ڈیلیوری چین کو، یہ ایگریکلچر والا ملک ہے نا، اس میں ہم نے ایگریکلچر کو آگے لے کے جانا. میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو، روایتی نہیں ہے لیکن ریولوشنری کیا چیز ہے اس میں؟ نہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پہلی بات انہوں نے اپنا شیڈو بجٹ دیا، یہ اچھی چیز ہے. ایم کیو ایم نے یہ روایت شروع کی تھی، دے آر فالوئنگ ایم کیو ایمز فٹ اسٹیپس، اور ہم دونوں ایویلیویٹ کریں گے. ہمارے پاس ٹائم بھی ہے. بجٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تھوڑا بیچ میں جو بجٹ ڈسکشن ہوتا ہے اس میں وی گونا ایویلیویٹ. جس طرح سینٹ سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں، ان کی بھی ریکمنڈیشنز ہم دیکھیں گے. جو چیز ہمیں سوٹیبل لگے گی، جو چیز ہمیں نان سینسیکل نہیں لگے گی، وہ ڈیفینیٹلی ہم اس پہ غور کریں گے. اب میں حلال میٹ پروڈکشن، ریلیف ٹو رائس ملز، ایگزمپشن آن سپلائی آف فش، یہ روایتی نہیں ہے. امپورٹنٹ لوکل سپلائی آف ایگریکلچرل مشینری اینڈ اکوپمنٹ، جب وہ زمیندار ہے، ایگریکلچرلسٹ ہے، اس کے لیے یہ روایتی نہیں، اس کے لیے یہ لائف لائن ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب مائی پوائنٹ از کہ جب آپ اور باقی وین یو آر سیئنگ کہ یہ دس از ناٹ اے بگ ڈیل، تو پھر پاکستان کی اکانومی اگر جیٹرو اس کو واوا کر رہا ہے، گولڈمن سیکس کر رہا ہے، وائی سی سی آئی، موڈیز اینڈ اسٹینڈرڈ اینڈ پور، نیلسنز، ڈیوڈ ہرسٹ، بلومبرگ، تو یہ سارے بے وقوف تو نہیں ہے نا. باقی صرف عقل مندی ایک پارٹی میں ہے، باقی پوری دنیا بے وقوف ہے. وہ واوا کر رہی ہے پاکستان کی، لیکن میں جہانگیر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن ڈاکٹر اکرام الحق صاحب پاکستان کے جو ہے بہت ہی ممتاز ٹیکس ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ماروی میمن صاحبہ نے بتایا کہ کیسے غریبوں پہ ٹیکس کی شرح جو ہے وہ کم کر دی گئی، جن لوگوں کی آمدنی کم ہے. آپ چونکہ ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں اور ہر زاویے اور ہر پہلو سے آپ دیکھتے ہیں ٹیکس کے معاملات کو، آپ کو ٹیکس کے حوالے سے یہ بجٹ کیسا لگا؟ جی یہ مکمل فیلئر جو ایف بی آر کی آپ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے، یہ پاکستان کا دراصل بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ریونیوز میں نے صحیح سنا ہے، میرے پتہ نہیں کانوں میں صحیح آواز آئی، آپ نے کہا مکمل فیلئر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا، یہی کہا آپ نے؟ سر میں غلط تو نہیں سن لیا میں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ریونیو پوٹینشیل جو کہ 8 ٹریلین ہو اور اس کے مقابلے میں آپ صرف 2200 ارب روپیہ اکٹھا کریں، اور اس کی وجہ سے آپ 100% اپنا جو کاروبار ہے وہ قرضہ لے کر چلائیں، یعنی کہ اگر آپ صرف ڈیٹ سروسنگ کا 1500 ارب اور ڈیفینس کا 900 ارب نکال دیں، جس میں آف کورس میں نے ان کی پینشن بھی شامل کر لی ہے،
तो बाकी सारी रियासत कर्जे पे चल रही है। अब अगर आप ये कहें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है वो हमने बहुत ऊपर रखा था और फिर हमने उसको 3 दफ़ा नीचे किया और ये हमारी कामयाबी है। ज़रा इसको गौर से देख लें कि पाकिस्तान में इस दफ़ा सिर्फ 8,55,000 रिटर्न्स आई हैं। ये रिटर्न्स जो थी 5 साल पहले 13,50,000 होती थी। अब मैं आपको अर्ज क्यों कम होती जा रही? जी मैं बताने लगा हूँ। आप देखेंगे कि अगर आप टैक्स डायरेक्टरी पे एक नज़र डाल लें जो पब्लिश होती है, उसमें सिर्फ 10,000 लोग भी नहीं आपको मिलेंगे जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान में कि मेरी टैक्स लायबिलिटी 10 मिलियन है। अगर आप FBR का आज तजिया करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक मुकम्मल नाकाम अदारा जो फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल के नीचे काम करता है, उसकी कारकर्दगी को वो अप्रिशिएट फरमाते हैं, उसकी तारीफें करते हैं कि वहां 15% की ग्रोथ है। ऐसा है कि मारवी मेमन साहिबा आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हैं, आप क्वेश्चन फ्रेम करें जिसको वो रिस्पॉन्ड कर। क्वेश्चन आ गया है, मैं जवाब देना चाह रही हूँ। क्वेश्चन आ गया है कि मुकम्मल फेलियर है, लेकिन वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि क्यों फेलियर है। मैं जवाब देना चाह रही हूँ, मेरे पास नंबर्स हैं। देखिए जी 2012 to 13 में 1946 बिलियन था FBR के टैक्स। वो कह रहे हैं कि टैक्स रिटर्न फॉल मैं गलत बोल रहे हैं ना, मेरे पास नंबर्स हैं टू प्रूव अदरवाइज। 2013-14 में 2266 बिलियन हुआ है और अब 2014-15 में 2605। ये इंक्रीज बनता है 12.8%। जब ये इंक्रीज बनता है, उसके अलावा मेरी बात तो खत्म हो रही है, सुन ले प्लीज। देखिए मीर आपने आप सुन ले, वो कह रहे हैं टैक्स रिटर्न लोग कम फाइल कर रहे हैं जो कि FBR की पॉलिसी वो आप एब्सोल्यूट फिगर की बात कर रही हैं। मैं बात वो कह रही है कि जो लोग टैक्स 100,000 ऐड हुए हैं 2013 में और मैं कह रही हूं कि अनदर इंक्रीज ऑफ 100,000 हैपनिंग दिस ईयर। जनाब क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? कह रहे हैं कि 100,000 तो हर साल बढ़ रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। हो रहे इंक्रीज, ये फैक्ट है, ये इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश हुआ है और अगर आप उसको नहीं मानते तो आप चैलेंज कर। जी डॉक्टर सर मेरी बात सुनिए, अगर आप मैं बहस पर आए बहस का कायल नहीं हूँ, मेरा ये रोज़ का काम है। मैं आपके लिए सिर्फ इतना अर्ज कर दूं कि टैक्स डायरेक्टरी जो है वो ये बात जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुअली पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स में कमी आ रही है। ये बात बाजवा साहब वजह क्या है? बिल्कुल सही है। 23% इंक्रीज हुआ है। ये देखिए जो टैक्स के अंदर आपकी इंक्रीज आ रही है, जब आपके 5 ऑयल रिफाइनरीज की जो सुपर डुपर प्रॉफिट्स होते हैं, सिर्फ आपके 12 कंपनीज ऐसी हैं जो आपका 70% कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रही हैं। शायद हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 137 मिलियन लोग जो मोबाइल यूज़र हैं वो 19.5% सेल टैक्स पे करते हैं और 14% एडवांस इनकम टैक्स भी पे करते हैं। उसके मुकाबले में अमीर लोग सिर्फ रिटर्न फाइल करने वाले 10-12 हज़ार भी नहीं हैं, जिसका जिक्र अभी तरीन साहब ने फरमाया कि खुद FBR को इस बात का अंदाज़ा है कि उनके पास 37,55,000 रजिस्टर्ड इनकम टैक्स के लोग हैं जिन्होंने नेशनल टैक्स नंबर ले रखा था, जो अब CNIC में चेंज हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 37,55,000 लोगों में अगर 8,55,000 लोग रिटर्न फाइल करें और वो जो टैक्स आपके पास आए, आप 200 अरब ज्यादा जमा करने को। अकील करीम डेडी साहब, आपको आपकी गुफ्तगू सुन पा रहे हैं? अच्छा, वो अभी तक हमारे साथ नहीं। जी जहांगीर जी देखें जी खान साहब, जो मारवी बीबी कह रही है ना, ये किसी और तरफ निकली हुई है। असल बात इकरामुल हक साहब कह रहे हैं, मैक्रो फिगर्स की बात है। ये छोटी छोटी बातें नहीं है कि हमने 2 चीज़ें ये कर दी, 3 चीज़ें ये कर दी। मैक्रो लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा फेलियर है और ये फेलियर ऑफ फाइनेंशियल गवर्नेंस है। इस हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा, चाहे ये तीसरी दफ़ा हुकूमत में आ गए हैं। आपको जब तक FBR को आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, FBR को सियासी मुदाखलत से पाक नहीं करेंगे, जब तक आप FBR को IT बेस्ड कटिंग एज मॉडर्न इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे, आप इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकते। इसहाक डार साहब ने आज खुद एडमिट किया कि जितनी ही बड़ी हमारी फॉर्मल इकॉनमी है, उतनी ही बड़ी हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी है। काला धन इज इक्वल टू द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, मगर उसके ऊपर हाथ डालने के ऊपर उन्होंने कहा हम इंशाल्लाह करेंगे, बतदरीज करेंगे, यानी कि हम कभी भी नहीं करेंगे। तो ये एक बोर्ड साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मारवी मेमन साहब इसका जवाब रिस्पॉन्ड करना जरूर आप बात माने। मेमन साहब इसका तफसील से मैं करूंगा,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्रो लेवल पे बात करें, ये माइक्रो लेवल पे चली जाती है। बिल्कुल मैक्रो नंबर्स ही आपको सुनाते हैं अभी ब्रेक के बाद। वो कह रही है कि मैं आपको मैक्रो नंबर दूंगी, वो कह रही है परेशान ना हो जहांगीर तरीन साहब, मैं आपको मैक्रो नंबर दूंगी, बिगर पिक्चर में आपके सामने पेश करती हूँ। नाज़रीन एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को, इस एनालिसिस को हम आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले मोहतरमा मारवी मेमन साहिबा ने कहा कि वो एक, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का एतराज़ ये था कि मारवी मेमन साहिबा जो है वो बिगर पिक्चर को नहीं देखनी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को नहीं देखनी। मारवी मेमन साहिबा ने कहा कि मैं एक बिगर पिक्चर का जवाब दूंगी। जी जनाब। जीडीपी हाईएस्ट इन 7 इयर्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है। जीडीपी हाईएस्ट है 7 इयर्स इन 7 इयर्स। ठीक है 4.2। अब आते हैं इन्फ्लेशन 3.2, ठीक, लोअर देन 8.3, लोअर देन 8.3। इन्फ्लेशन तो कम हो गई है, इन्फ्लेशन कम हो गई है, जीडीपी हाईएस्ट है इन 7 इयर्स, 7 साल में। अच्छा अब आते हैं पर कैपिटा इनकम पे। इसके बारे में जवाब दूंगा मैं। 1513 हो गया है जी, 1500। उसके बाद रेमिटेंसेस जो है 12.9 बिलियन से 14.9 हो वो गए तो हैं। लोग पैसे भेज रहे हैं, उसमें हुकूमत की क्या कामयाबी है? रेमिटेंसेस ज्यादा। एक सेकंड मैं बिगर पिक्चर की बात कर रही हूँ, जिसके बेसिस पे ये जो जितनी भी बड़े बड़े इदारे हैं, जेट्रो, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने आपको अच्छी रेटिंग्स दी हैं। ये बेवकूफ तो नहीं है ना, ये मैक्रो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये कोई माइक्रो पिक्चर तो नहीं देख रहे हैं। मुझे तो अजीब और गरीब लग रहा है ये सवाल कि या तो ये सारे देर आउट ऑफ, मतलब खामा से हमारी तारीफ कर रहे हैं, इंटरनली पता नहीं क्या मसला हो जाता है लोगों को। अब एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है उसका जो कम किया गया है, उसका जो रेट कम किया गया है, उस पे उसका एक्सपोर्टर्स को कितना फायदा होगा? पॉलिसी रेट जो है 3% कट किया गया है, उससे कितना इकोनॉमिकली फायदा होगा? ये तो चीजें मुझे फ्रैंकली, मैं तो समझी थी वो कहेंगे, मैं तो समझी थी कि ये कांग्रेचुलेट करेंगे इन 2 पॉइंट्स पे, तो कांग्रेचुलेट कर देना चाहिए था गवर्नमेंट को। सब तो खुद भी बिजनेसमैन है, वो तो नहीं समझ रहे। 2 पॉइंट्स पे नहीं, आई एम श्योर ये समझ रहे हैं, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं कर रहे हैं। नहीं, देखें जो चीजें अच्छी है ना, ऑपोजिशन रिवायती है। अब ऑपोजिशन को पुरानी रिवायती सोच निकालने के लिए, आप ऑपोजिशन ही रिवायती हैं। हाँ, आप थोड़ा निकले उससे, आप तब्दील नहीं हो रहे। तब्दीली तो आप अपने रट से बाहर निकले। लेकिन इनके जो है बजट इन्होंने पेश किया, उसका हम फॉर्मली जवाब भी देंगे ड्यूरिंग दिस सेशन। जी खान साहब, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जी खान साहब, मैं अर्ज कर जहांगीर तरीन साहब, अब जनाब पिता साहब, हाल ये हो गया है इनकी, जो अब हालात बेचारों के ऐसे हैं कि ये कह रहे हैं कि जी जो 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के थे, जिनको जो खुद एलानिया कहते हैं कि हम गवर्नेंस में हमें ज़्यादा समझ नहीं है, उनसे और अपने 2 साल को कंपेयर कर रहे हैं, ये हो गया 7 साल, और कहते हैं हमने उनसे बेहतर किया। खुदा का खौफ करें, अपने आप को किसी अच्छे लोग, कोई आप तकड़े लोगों के साथ मुकाबला करें। आप किन लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें। आप जाके एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं, आप मुकाबला करें। कहो चाइना में ये हुआ, कहो इंडिया में ये हुआ, ये कहाँ घुस रहे हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी से बेहतर हैं और हमारे पिछले 2 साल जो बहुत ही ख़राब थे उनसे हम बेहतर हैं। और ये जो 4.2% का GDP ग्रोथ है, इसमें आप देखें कि इन्होंने गंदम की ग्रोथ रेट क्या रखी है, जो पाकिस्तान का ये क्रॉप फेल हो गया है मौसम की वजह से, इनकी गलती नहीं थी। साथ लाइफ स्टॉक में इन्होंने खुद ब खुद एडिशन कर दी है। अगर हम इनका तजदिया करें ना डिटेल में जाके इनके GDP ग्रोथ का, मैं गारंटी करता हूँ कि ये 3.8% ज़्यादा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक, आप आके ये बातें कर लेते हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से जब वो कहती हैं कि एक्सपोर्टर्स को देखें, 10 महीने इनकी हुकूमत थी, उस हुकूमत में पिछले 10 महीने में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हर महीने गिरी है। क्या ये सो रहे थे उस वक्त? क्या इनको नजर नहीं आई ये बात? आज आके कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट आप किया है वो सही नहीं है। जवाब दीजिए, बात तो सुन लें, मुझे इंटरप्ट मत करें, मुझे इंटरप्ट मत करें, 4% मुझे इंटरप्ट मत करें। सिंपल सवाल है ना, जवाब इनसे प्रोग्राम करने फिर मैं चला जाता हूँ। वो अब दाएं बाएं हो जा रहे हैं, मुझे बात तो खत्म करने दें। कांग्रेचुलेट क्यों नहीं कर रहे? फिर ठीक है, फिर हम उसी पे रखते हैं, फिर 9.4 पे हम रखते हैं। हमने 9.4 से 4% उससे एक्सपोर्टर्स का फायदा हुआ है, उस पर जवाब देना। और एसबीपी की जो जवाब देना 3% कट किया है, उसका कोई फायदा नहीं है इकोनॉमिकली, मुझे बता देंगे उसका कोई फायदा नहीं। मैं फिर उसको आई जस्ट सिट बैक। मैं तो जज के तौर पे, मैं तो बिल्कुल जवाब दे रही, मैं तो पोस्ट ऑफिस। मैंने 2 सवाल पूछे, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। अब वो दाएं बाएं जा रहे हैं। I didn't expect that. इन 2 चीजों का जवाब दें। जी खान साहब, इतना ये लड़ती हैं कि बात की समझ ही नहीं आती कि लड़ाई कब खत्म होगी और सवाल मैं तो आपसे सवाल का जवाब लेने की कोशिश में, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। उनको देने तो देना है सवाल का जवाब। जी खान साहब,
سوال آپ سوال تو پوچھیں, آپ تو لڑائی ختم کریں, سوال پوچھیں آپ. سوال یہ ہے کہ جب ہم نے پالیسی ریٹ کم کیا ہے 3%, کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عوام الناس کو, پاکستان کی اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ وہ بہت بہت بیڈ میجر ہے. جب ہم نے ایکسپورٹ ری فائنانسنگ اس کا جو ہے کم کیا ہے 4% پہ, تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. I mean, that's the question to you. آپ کا سوال ختم, آپ کا سوال اگر ختم ہو گیا تو میں جواب دیتا ہوں. 10 مہینے سے ایکسپورٹ گر رہی تھی, یہ لوگ سو رہے تھے. اب انہوں نے جاگ کے یکدم بجٹ کا ٹائم آیا تو انہوں نے اس میں ریڈکشن کی. اچھی بات کی ہے, ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوگا. تھینک یو, اچھی بات کی, اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کریں. جو اچھی بات کی, اچھی بات کی, اچھی بات کی, تھینک گاڈ. نہیں, میں ریپیٹ کر رہی ہوں, فائنلی آپ نے کہا اچھی بات کی ہے تاکہ عوام سنے کہ پی ٹی آئی نے کوئی کہا ہے کہ یس پی ایم ایل این نے کوئی اچھی کام کیے. ٹھیک ہے جی, آگے جی خان صاحب. پتہ نہیں ان کو لڑنے کا شوق بہت ہے. یہ اچھی بات کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں مگر ٹو لٹل ٹو لیٹ ہے. مگر میں بات کرتا ہوں میکرو پکچر کی, ایف بی آر ریفارم کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کالے دھن کو جو کالے دھن کو جو ڈار صاحب نے خود کہا ہے کہ 50% جتنی بڑی ہماری فارمل اکانومی ہے اتنی بڑی انفارمل اکانومی ہے. تو بھائی آپ نے کیا میجرز لیے ہیں اس بجٹ میں کہ اگلے بجٹ تک اس کا سائز آدھا ہو جائے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں ہم لے آئیں؟ یہ بات ہی کوئی نہیں کرتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائیاں کرتے ہیں. ہم میکرو پکچر کی بات کر رہے ہیں. میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارے شیڈو بجٹ کو سٹڈی کریں. ہم نے ایک انقلابی بجٹ دیا ہے. ہم نے چلے میں ریلیف میجرز بتا دوں کہ انہوں نے پڑھے نہیں ہیں. جی چلے ریلیف میجرز سن لیں گے, اب میری ٹرن ہے, میں نے ان کی بات سنی. بریک لے لوں میں, ایک ایک میں حساب لوں گی. کیا ایگزیمپشن ٹو الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن پروجیکٹ صحیح نہیں ہے؟ کیا ٹیکس کریڈٹ فار نیو انویسٹمنٹ شیئرز اچھی چیز نہیں ہے؟ کیا ٹیکس کریڈٹ فار انویسٹمنٹ صحیح نہیں ہے؟ کیا ریڈکشن ان ود ہولڈنگ ٹیکس صحیح نہیں ہے؟ کٹ جائے گا وہ ان کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کروں کیا آپشن. اچھا یہ پروگرام, میں ایک بریک لے لوں کیونکہ کٹ جائے گا, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. افسوس کی بات ہے ٹائم نہیں. سیریس کیا ہے؟ میں جب بجٹ کے پیپرز میں سے پڑھ کے سنا رہی ہوں تو وہ سیریس نہیں ہے. آپ کے دھرنے سیریس ہیں. آپ کا آ کے یہاں کہنا کہ یہ میکرو نہیں ہے, وہ سیریس کامنٹ ہے. آئی ایم اونلی ریڈنگ فرام دا پیپرز اینڈ یو آر ناٹ ریڈنگ فرام اینی پیپرز. یو آر جسٹ سیئنگ کہ یہ سیریس نہیں ہے. سوری, پلیز لیٹس بی ریسپیکٹفل ٹورڈز ایچ ادر. ایک بریک میں لے لوں, بریک کے بعد اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب ہمیں کراچی سے عقیل کریم ڈھیڑی صاحب نے بھی, جن کا پہلے ہمارے سے سیٹلائٹ لنک نہیں ہو سکا تھا, اب ہمیں عقیل کریم ڈھیڑی صاحب بھی کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. اے کے ڈی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے کے ڈی صاحب آپ کو, اے کے ڈی صاحب آج کے بجٹ میں سیکیورٹیز کے حوالے سے, بزنس کمیونٹیز کے حوالے سے جو سفارشات رکھی گئی ہیں ان پہ آپ کا رد عمل کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایکویٹی پوائنٹ آف ویو سے یا کیپٹل مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے ورسٹ بجٹ ہے, کیونکہ جو ڈیسیشن لیے گئے ہیں ایک ہی سیکٹر کے اوپر 7 جگہ پہ ٹیکس لگائے گئے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کس طرح وصول کر پائیں گے اور کس طرح یہ مارکیٹ آگے پرفارم کرے گی. بڑا مشکل ہے کہنا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ دیکھیں, ایک ایکویٹی مارکیٹ میں کارپوریٹ ٹیکس ہے جو 33% تھا, اس کو 32% کر دیا. اس کے بعد جو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا. اس کے بعد آپ کا کیپٹل گین ٹیکس بڑھا دیا. اس کے بعد جو ریزرو لے کے آپ جاتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس کر دیا. اس کے بعد سپر ٹیکس لگا دیا. تو یہ جس طرح کی ٹیکسیشن لگائی گئی ہے, مجھے لگتا ہے کیلکولیشن شاید انہوں نے خود نے بھی نہیں کی ہوگی. ہاں, دوسری طرف ہاؤسنگ سیکٹر کو کافی سپورٹ کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ٹیکس ضرور لگائے, ریونیو ضرور حاصل کرے, لیکن اس وقت بجٹ میں جو ضرورت ہے پاکستانی بجٹ میں کہ بہترین انوائرمنٹ ہے, لوور انٹرسٹ ریٹ پہ ہم جا رہے ہیں, 7% 8% انٹرسٹ ریٹ ہے, اس میں ہمیں گروتھ اورینٹڈ پالیسی ہونی چاہیے. اگر یہ ٹیکس کا برڈن کم کرتے اور آپ کی گروتھ 6-7% پہ لے جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. انفلیشن کے نمبر نیچے آئے, لیکن دوسری طرف آپ نے تنخواہیں بڑھا دیے, تو اس کا مطلب آپ خود مانتے ہیں کہ یہ انفلیشن کے نمبر آرٹیفیشل ہے, کیونکہ دنیا میں جب انفلیشن نیچے آتا ہے تو تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو بنانے والے لوگ ہیں شاید اس کو سمجھ نہیں پائے ہوں گے. اور میں جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں جو 20-25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک ہی سیکٹر کو جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو بہت بری طرح نقصان پہنچایا, اور یہ بجٹ مجھے لگتا ہے ان کو بیٹھ کے نئے سرے سے بنانا پڑے گا.
और नए सिरे से इनको बजट देना इससे पड़ेगा। पहले कि मैं आपका लेता हूं जवाब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये जो कुछ अकील करीम डैडी साहब टैक्स के हवाले से कह रहे हैं सिक्योरिटीज में, बिजनेस पे, उस पर आपका क्या कमेंट है? जी बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। दरअसल इस गवर्नमेंट ने पिछले जो अपने इस तीसरे बजट तक यही किया है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि हम ये पॉइंट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी जहांगीर तरीन साहब ने भी फरमाया कि इनफॉर्मल इकॉनमी के वो लोग जो 4-4 बिलियन पाकिस्तान से बाहर दुबई ले जाते हैं और जो पाकिस्तान से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल भी कर रहे हैं, जो यहाँ भी पैसा छुपाए बैठे हैं, उसके लिए एक भी मैयर इस तीनों बजट में उन्होंने कहीं भी अनाउंस नहीं किया। हालत ये है कि इनकम टैक्स का सेक्शन 1114 जो आपको खुली इजाज़त देता है कि आप अपनी अनटैक्स मनी को वाइड कर सकें, उसको वापस नहीं लिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 जो हर चोरों को ये फ़ायदा देता है कि आप अपना अनटैक्स पैसा छुपा लें, उसकी तरफ कुछ नहीं किया। देखिए ये जो एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि IMF की आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए जो लास्ट रिव्यू की हुई है, उसमें उन्होंने ये बात बड़े वाज़े अंदाज में कही है कि पाकिस्तान में विद होल्डिंग टैक्सेस की वजह से कम से कम 50 मिलियन लोग टैक्स तो दे रहे हैं, मगर वो टैक्सेस का बर्डन जो है वो आगे एंड कंज्यूमर्स पे पास ऑन कर देते हैं, और जो वेल्थ के ऊपर जो अमीर लोग हैं वो टैक्स नहीं दे रहे और वो रिटर्न्स भी फाइल नहीं कर रहे। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो जो प्रोविजंस हैं जिसके जरिए लोग अपना काला धन, चोरी किया हुआ पैसा बाहर ले जाते हैं मोटर लॉन्चों में डाल के, ये जहाज़ों में, कैरियर्स के जरिए, और फिर वो पैसा बैंकिंग प्रोसेस से वापस लाते हैं पाकिस्तान में और उसको एक जायज़ अपनी आमदनी शो करते हैं, उसके बारे में इस बजट में किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया है, ये आप कह रहे हैं? जी मैं इससे आप ऐसा कीजिए, मेरी बात पे यकीन ना कीजिए, आप सिर्फ टैक्स रिफॉर्म कमेटी की जो इंटरम रिपोर्ट थी जो इन्होंने जानबूझकर बजट से पहले शाया नहीं की ताकि वो सारे का सारा एक्सपोजर ना हो जाता FBR की फेलियर का, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था, अगर वो रिपोर्ट ये गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिश कर दे तो हम सब के जो और गवर्नमेंट के जितने भी दावे हैं सारे के सारे एक्सपोज हो जाएंगे। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दरअसल पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है वो जो FBR इकट्ठा कर रहा है उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा है, जो मेरे अंदाजे से तो 4 गुना ज्यादा है। फिर इन्होंने खुद वर्ल्ड बैंक से एक रिपोर्ट करवाई थी। मारवी मेमन साहबा को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी, वो जो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी और इसको कुछ भी नहीं किया आपने, जो क्रिमिनलाइजेशन है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मैं रिपीट करूंगी कि जब FBR जो है उन्होंने 33% इंक्रीज किया है और 2 अपने रेवेन्यूज इंक्रीज किए, और मैंने आपको नंबर्स दिखाए हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। एब्सोल्यूट नंबर की बात मैं एब्सोल्यूट, और फिर मैं ये कह रही हूँ कि 2 लाख इंक्रीज हुए, नंबर्स इंक्रीज हुए, टैक्स पेयर्स 2 लाख, वो तो मान ही नहीं रहे, वो नहीं मान रहे, तो अब मैं क्या करूं उनके साथ? टैक्स डायरेक्टरी शो करती है कि नंबर फॉल कर रहा है। या तो जो चीजें इन किताब में लिखी हैं अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो ले आए, पार्लियामेंट में चैलेंज कर लें, क्योंकि ये पार्टीज कुछ इनमें से पार्लियामेंट में भी है ना, क्योंकि इन्हीं किताबों में से मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। अब आते हैं जो बात KD साहब ने की, कैपिटल गेन्स टैक्स का एक हमने तय किया था कि ये फेज्ड मैनर में इंक्रीज होगा, तो ये फेज्ड मैनर में इंक्रीज हो रहा है। अब ये कहना कि इसको इंक्रीज कर दिया तो ये तो तबाही हो गई है, आई एम सॉरी, इंक्रीज करना जरूरी था और हमने इंक्रीज फेज्ड मैनर में किया। अगर हम चाहते थे तो हम लास्ट ईयर ठप करके क्विक रिस्पांस ब्रेक से पहले जी, अकील करीम बेटी साहब वो कहती हैं कि ये फेज मैनर में ये एक कंसेंसस फैसला था, फेज स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने का। हुकूमत है, वी हैव टू बी रिस्पांसिबल, वी कैन नॉट जस्ट से नहीं इंक्रीज करना। मेरा ख्याल है मारवी मेमन साहिबा को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हम नहीं कहते कि टैक्स ना बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाएं, लेकिन आप कॉर्पोरेट टैक्स कम क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के मकासद क्या है आपके, कि दूसरी जगह आपने टैक्स लगाना है, आप उसको बंद कर दें, ना करें कम। आप लोग अपनी पॉलिसी में ये मत कहें कि हम कॉर्पोरेट टैक्स 20% ले आएंगे, आप क्यों कहते हैं? फिर डिविडेंड पे क्यों टैक्स बढ़ा रहे हैं? फिर सुपर टैक्स कहां से लेके आ गए? मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आप टैक्स लगाना, मेरा ये ख्याल है कि देखें, मैं जो समझाना ये चाह रहा हूं कि इस मुल्क को ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे, लोगों को रोजगार देना है। ये 20 करोड़ की पॉपुलेशन का मुल्क है, अगर आप टैक्स लगा के इसको नहीं चला सकते, एक ही जगह पे टैक्स आप नहीं लगा सकते,
नए लोग आप ढूंढें। आप ये देखें कि पिछले बजट में आपने जिसने भी हदाफ रखे थे कोई एक भी मीट नहीं किया आपने। 3600 बिलियन रुपीस आपका टारगेट था, 3200 अरब रुपए का, इस दफा आप 2600 पे क्लोज करोगे। 600 बिलियन रुपए कम आपका रेवेन्यू टारगेट हुआ। आप ये देखें कि इस वक्त कंडीशन क्या है, लोअर इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, इन्फ्लेशन के नंबर गिरे हैं, इससे बेहतर मौका ग्रोथ का आपको नहीं मिल सकता। अच्छा, एक आप यही ग्रोथ की तरफ मेमन साहब अभी इसका जवाब दें। मुझे एक ब्रेक ले लूं, वो कंप्यूटराइज कंट्रोल कट से कटती है। मैं ब्रेक ले लूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ कराची से अकील करीम डेडी साहब, लाहौर से डॉक्टर इकरामुल हक साहब, स्टूडियो में मेरे साथ मारवी मेमन साहिबा जवाब देना चाहती हैं जो क्वेश्चंस उठाए हैं जनाब अकील करीम डेडी साहब ने। जी बिल्कुल, डिविडेंड पे जो टैक्स है, पहले बता दें डिविडेंड से मतलब क्या है। वो कह रहे हैं कि शेयर के ऊपर जो इनकम होती है, सिंपल सी बात है, 10% है, व्हिच इज ऑन द लोअर साइड एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसको अगर हम इंक्रीज करें 12.5 तो कोई मतलब क़यामत नहीं आ जाएगी। इट इज समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, क्योंकि वो रेट्स में आपको इंटरनेशनल रेट्स बता रहे हैं। 2 साल के बाद जो कैश करते थे उस पे नहीं था, उस पे भी लग गया 7.5%। मैंने देखें, नॉन फाइलर्स द रेट ऑफ टैक्स इज प्रपोज्ड टू बी इंक्रीज फ्रॉम 15% टू 17.5%, ऑफ व्हिच 5% शैल कंटिन्यू टू बी एडजस्टेबल। कोई इसमें कोई कयामत नहीं आ रही। सो मुझे तो हैरानगी हो रही है कि जब चीज़ें फेज्ड आउट हो रही हैं उस पर क्यों इशू आ। अब कॉमन मैन पे आते हैं, यूथ पे आते हैं। जब यूथ के लिए एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें यूथ बिजनेस लोन्स जो है उसके लिए पैसे दिए गए हैं, यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए दिए गए हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम के लिए दिए गए। लेट मी फिनिश। हो सके कभी आज तक इट इज इफेक्टिव। 15 मैं आपको बता देती हूँ, 15,000 loans have been approved already under this scheme, okay? और ये youth up till now 25,000 youth have benefited from the skill development program। अच्छा, अब आ जाते हैं free reimbursement। ये तो गरीब आवाम है ना, और ये youth है, ये आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। नहीं, मैंने बात खत्म नहीं की है, सॉरी। प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, 50,000 इंटर्नशिप्स जाएंगी वहाँ। क्या ये छोटी चीजें हैं? मतलब ये रिवायती चीजें हैं? जब लैपटॉप्स एक्सेट्रा, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आई मीन देयर इज 101 थिंग्स। मुझे तो सिर्फ समझ में ये नहीं। अच्छा, एक और चीज आवाम के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, क्या ये छोटी चीज है? आप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं अवाम को, और आप जो है दूसरा व्यू तो ले लें। जी डॉक्टर साहब, हेल्थ इंश्योरेंस में बता दें, हेल्थ इंश्योरेंस पे अब क्या क्रिटिसिज्म हो सकती है? ना दें हम ये जो मेजर्स हैं, क्या ये मईशत को स्टिमुलेट कर पाएंगे? क्या उसमें जान डाल सकेंगे? देखिए, ग्रोथ के जो इंजन हैं, ये तो आप बात कर रहे हैं सब्सिडीज़ की। अगर हमें आज 7% ग्रोथ रेट चाहिए 10 साल के लिए, ताकि हम अपनी यूथ को 1.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकें, हमें ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें नई इंडस्ट्री लग सके। हमने बहुत से टैक्स इंसेंटिव दिए मगर हम इंडस्ट्री नहीं लगा सके। हमने बहुत सारा टैक्स जो था वो लूज़ किया, 1500 बिलियन की एग्जम्पशंस दे दी। दरअसल हम ये चाहते हैं कि हमें हाई परफॉर्मेंस अवार्ड मिले और हम काम वो करें जो बिल्कुल ही हमारे लिए ऐसे हों कि हम 18 ट्रिलियन के लोकल कर्ज़ों में फंसे हों और तकरीबन 50 बिलियन से ज़्यादा के इस वक्त हमारे पास फॉरेन लोन हों। जब हम पिक्चर पेंट कर रहे हैं तो ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये रियासत अब इस वक्त कितनी बड़ी इंडेटेडनेस का शिकार है, और उस इंडेटेडनेस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है उनका भी। अच्छा, अब 63.9% वर्सेस 61.8%। आपने पब्लिक डेट की बात की, मैंने आपको नंबर से जवाब दिया है, मैंने हेर फेर नहीं किए नंबर्स के। इसका नहीं सॉरी, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं। मोटी मोटी बात गलत बयानी करना बहुत इजी है। पब्लिक व्यू की इशू ही नहीं है, मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ। पब्लिक डेट नीचे आई है 63.9% से 61.8%। ये हमारी कामयाबी है, इसमें हमें वाह करनी चाहिए। करीम डेडी साहब, उनको शिकायत यह है कि आप लोगों की तरफ से गलत फिगर कोट किए जा रहे हैं। अकील करीम डेडी साहब का इशू नहीं है, वो तो अभी जो दूसरे थे देखिए, मैं सिर्फ दो तीन चीजें बता दूं। देखें, मैं कोई गलत फिगर कोड नहीं करना चाहता। इस गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं, इन्फ्लेशन नीचे आए हैं, थैंक यू, इंटरेस्ट रेट को नीचे लाई है, लेकिन ये सारे काम को इसको आगे लेके
इसको आगे लेके जाना है और इसको आगे ले जाने के लिए ग्रोथ अचीव करनी है। ग्रोथ की वजह से आपको लोगों को रोजगार मिलेगी। हम लैपटॉप बांट के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, हमें ग्रोथ की तरफ जाना है और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है इस गवर्नमेंट को। रोजगार आएगा। एकेडी साहब जो 700 बिलियन का कमाल है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा मेरी आप मेरी 2 मिनट बात सुन ले। आप पहले एक कंपनी टाइम ही खत्म हो गया। अच्छा मेरी 2 मिनट बात सुन ले, 2 मिनट मेरी बात सुन ले। आप एक कंपनी चला रही है, उसके ऊपर 32% टैक्स दे रही है, डिविडेंड पे 12.5, फिर 15% कैपिटल गेन टैक्स। तो मुझे ये बता दें कि इसके बाद बचेगा क्या आपके पास, आपके घर में क्या आएगा, इसके बाद बचेगा क्या। वक्त हमारा नाज़रीन बिल्कुल खत्म हो गया। जाहिर है बजट पे कई दिन तक बहस जारी रहेगी। जो अगर हम इसका खलासा देखें, इसकी समरी देखें इस तनकीद की, तो वो ये है कि बजट के अंदर ऐसे इंसेंटिव्स नहीं है। पैसा इकट्ठा करने की कोशिश तो जरूर की गई है, लेकिन ऐसे इंसेंटिव नहीं है जिससे कि मईशत को, क्रिटिक्स कहते हैं ना, जिससे मईशत को ग्रोथ रेट अचीव करने में मदद मिल सके। जाहिर है ये बहस जो है वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया।